तो आज यहाँ पे इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म में, ठीक है, कुछ कैरेक्टर जो हम लोग को जानना है कि अर्थवॉर्म जो है, ये अर्थवॉर्म इज व्हाट, इट इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है कि नहीं। अगर ये हर्माफ्रोडाइट हुआ दैट मीन्स बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं इसको। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस अर्लियर। सो in spite of having both the male and female respiratory system inside one body, still they do not do self fertilization, okay? And why they do not do self fertilization? Because they get heated by a effect which is called as protandrous effect. So protandrous effect में हम लोग क्या देखेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, the male reproductive system develops earlier and the female will develop later. So whenever this male reproductive system develops earlier, what occurs after that, the two worms are going to mutually exchange their sperm, and this mutual exchange of sperm between two earthworm is going to result in what? Cross fertilization. Okay, so we know that in the reproductive system of earthworm we are going to observe cross fertilization. So पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी, वर्किंग प्रोसीड्योर उसको समझ लेते हैं, then we will move ahead. Okay, so if you look at an earthworm, suppose you imagine that this board is an earthworm, okay, and from the middle of this board an alimentary canal is running. As we know, the alimentary canal runs along the longitudinal and along the middle axis of the body, is not it? So if I consider this board to be an earthworm and I am saying that the alimentary canal is running from the middle, so alimentary canal के इस साइड में ये एक सेटअप मिलेगा, alimentary canal के इस साइड में the exact setup इस तरफ में भी मिलेगा। तो मैंने इस तरफ का ड्राइंग नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक तरफ का ड्राइंग किया है, एंड एक तरफ के ड्राइंग से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So I hope you understood what I am saying, that the alimentary canal is running from the middle. Alimentary canal के ये वाला साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड है ना. हम लोग ऐसे अगर देखेंगे तो ये राइट साइड हो गया, या ऐसे देखेंगे तो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ. तो यू कैन से द राइट, ये साइड का जो पोर्शन है एलिमेंट्री कैनल का, इस तरफ का जो पोर्शन है वो एग्जैक्ट इसके जैसा है, इसका मतलब मिरर इमेज टाइप, ठीक है. तो मैंने सिर्फ इस साइड का ड्राइंग किया है. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, फिर मैं थोड़ा नोट भी दूंगा. यहाँ पे बस समझने का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना. एलिमेंट्री कैनल के इस साइड में हम लोग को दो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टेस्टिस सेक. टी सेक मैंने लिखा है, देखो दिस इज टेस्टिस सेक, ठीक है ना. एक टेस्टिस सेक के अंदर क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है टेस्टिस, एक होता है स्पर्मिडाकल फनल. सो दीज आर द टू थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस sac. तो testis sac is comprised of, अगर पूछा जाए, you will say testis and spermidacal funnel. This inner portion, this inner portion will be called as what? Will be called as what? Testis sac cavity. Is not it? This is the khali cavity present inside the testis sac. So this can be called as what? Testis sac cavity. So ये जो अंदर का जगह है इसको हम लोग बुलाएंगे testis sac cavity. ठीक है. टेस्टिस सेक के ठीक नीचे सेमिनल वेसिकल, ओके, ठीक है. टेस्टिस सेक से निकल के आ रहा है स्पर्मिडाकल फनल, जो आके बाहर एक और दूसरा डक्ट से कनेक्ट हो रहा है, जिसका नाम है क्या, वासा डिफरेंशिया. दिस रेड वन विल बी आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वासा डिफरेंशिया. सो स्पर्मिडाकल फनल ऑफ बोथ द टेस्टिस सेक इज कनेक्टेड टू द वासा डिफरेंशिया. बोथ द वासा डिफरेंशिया एट पर्टिकुलर पॉइंट joins among themselves, okay, joins among themselves, and another duct also accompanies them. This duct is called as what? This duct is called as prostatic duct. ये prostatic duct. तो एक पॉइंट आता है जहां पे दोनों वासा डिफरेंशिया एंड प्रोस्टेट ग्लैंड बोल के एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का भी एक डक्ट है, वो डक्ट, ठीक है, आता है, एंड इन दोनों वासा डिफरेंशिया के साथ जुड़ जाता है. माने
यहाँ पे फॉर्म होता है क्या, तिनियाली, इज नॉट इट, दिस इज वन रास्ता, दिस इज वन रास्ता, दिस इज वन रास्ता. 3 duct joins together, prostatic duct and 2 vasa differentia will join together to form a common prostate and spermatic duct, to form a common prostate and spermatic duct, जो जाके खुलता है into male genital pore. and male genital pore बॉडी के कहाँ पे था, वेंट्रोलेटरल साइड में था, इसलिए देखो ये इस साइड में खुलेगा, एलिमेंट्री कैनल के इस तरफ का जो सेटअप होगा उसका इस तरफ खुलेगा. तो हो रहा है कि नहीं, मेल जेनिटल पोर दोनों वेंट्रोलेटरल साइड में खुल रहा है, हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा है. ठीक है, अब मैकेनिज्म समझो अच्छे से. द टेस्टिस इज नोन टू हैव एन इनर लाइनिंग ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम व्हिच आर मेड अप ऑफ क्यूबोइडल सेल्स. So inside the testis we know that there is present a cuboidal epithelium which is also called as germinal epithelium. That epithelium by doing cell division will form some sperm inside this testis. तो testis के अंदर में किसका प्रोडक्शन होगा, sperm का प्रोडक्शन होगा. testis उस sperm को यहाँ रिलीज करेगा, यहाँ पहले सबसे पहले testis के अंदर sperm का फॉर्मेशन होगा, then the sperm will be released by the testis into the testis sac cavity. This sperm is considered as what sperm? This sperm is considered as an immature sperm. जो sperm यहाँ पे छोड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे I लिख देता हूँ, I am से I hope you will understand that this is immature sperm. तो टेस्टिस ने जो फ्रेशली जस्ट प्रोड्यूस किया है जो स्पर्म को, और करके जिस स्पर्म को टेस्टिस सेक कैविटी में डाला है वो है एक इमेच्योर स्पर्म. ये इमेच्योर स्पर्म को फिर भेजा जाएगा किधर, सेमिनल वेसिकल में. पाथवे को समझो, इमेच्योर स्पर्म टेस्टिस सेक कैविटी से भेजा जाएगा सेमिनल वेसिकल में. सेमिनल वेसिकल इज गोइंग टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, necessary minerals. Appropriate nutrition will be provided by seminal vesicle which results in the maturation of sperm. So testis will form immature sperm and give it to the testis sac cavity. From testis sac cavity this immature sperm is going to come into the seminal vesicle, and seminal vesicle is going to provide the necessary nutrients and minerals which is going to cause in the maturation, or which is going to result in the maturation of sperm inside seminal vesicle. सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म जाके इसके अंदर मैच्योर होगा, मैच्योर होके वापस इधर आएगा. समझ में आया, पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं. टेस्टिस से निकला, कहाँ पहुंचा, टेस्टिस सेक कैविटी में पहुंचा. टेस्टिस सेक कैविटी में जब पहुंचा तो स्पर्म इमेच्योर था. इमेच्योर स्पर्म टेस्टिस सेक कैविटी से जाएगा सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल विल प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स व्हिच विल रिजल्ट इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म को मैच्योर करके सेमिनल वेसिकल विल अगेन सेंड इट टू टेस्टिस सेक कैविटी, वापस टेस्टिस सेक कैविटी में भेजेगा. एंड टेस्टिस सेक कैविटी से ये मैच्योर स्पर्म अब घुसेगा किधर, स्पर्मिडकल फनल में. देखो मैच्योर हो गए, जब यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस आके ये जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर से कहाँ आएगा, यहाँ. तो स्पर्मिडकल फनल विल लीड टू व्हाट, वासा डिफरेंशिया. ठीक है, वासा डिफरेंशिया के थ्रू वो मैच्योर स्पर्म आ रहा है. इसका भी सेम, टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, यहाँ दिया, इमेच्योर, इमेच्योर यहाँ आया, मैच्योर बना, वापस गया, मैच्योर यहाँ से घुसा, अभी इसके थ्रू आ रहा है. तो दोनों वासा डिफरेंशिया के थ्रू मैच्योर स्पर्म जो है वो नीचे के तरफ आ रहा है. तो यहाँ पे जो स्पर्म पहुंचा वो क्या स्पर्म हुआ, मैच्योर स्पर्म. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज गोइंग टू गिव सम फ्लूइड व्हिच इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्पर्म न्यूट्रिएंट, है ना. स्पर्म अभी यहाँ से निकल के जाएगा, मेल जेनिटल पोर के थ्रू निकल के जाएगा, और कहाँ जाएगा, फीमेल के मतलब दूसरा एक आर्थवम के स्पर्म स्टोरिंग सेक के अंदर जाएगा. क्योंकि हमको पता है दे आर हिट बाय एन इफेक्ट कॉल्ड एज व्हाट इफेक्ट, प्रोटेंडरस इफेक्ट. मेल दोनों आर्थवम का मेल पार्ट डेवलप हो गया है, तो दोनों आर्थवम ने क्या सोचा कि मैं अपना स्पर्म इसको दे देता हूँ, ये अपना स्पर्म मुझे दे देगा. मैं इससे जो मैंने स्पर्म लिया है वो मैं अपने अंदर स्टोर करके रखूंगा, एंड मैं वेट करूंगा कि कब मेरा फीमेल वाला पार्ट क्या होगा, डेवलप हो जाएगा. जब फीमेल वाला पार्ट डेवलप होगा तो फीमेल से ओवा आएगा, एंड इससे जो मैंने स्पर्म लिया है वो स्पर्म में निकाल दूंगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मेरे बॉडी के अंदर होगा. तो अब फीमेल वाला पार्ट कब डेवलप होगा, 1 साल में होगा, 10 दिन में होगा, 6 महीना में होगा, वी डोंट नो, है ना. सो इसके लिए स्पर्म को क्या चाहिए, एक न्यूट्रिएंट भी चाहिए कि स्पर्म जब दूसरे आर्थवम से मैं एक आर्थवम स्पर्म लेगा, फिर उस आर्थवम का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कब डेवलप होगा तो ठीक ठिकाना नहीं है ना. और ये जो स्पर्म मैंने लिया है, स्पर्म को मुझे 6 महीने के लिए भी स्टोर करना पड़ सकता है, तो ये 6 महीने स्पर्म को जिंदा भी तो रखना पड़ेगा. तो who is going to keep this sperms alive? This prostate gland. This prostate gland releases some sperm nutrient. So जब mature sperm यहाँ पहुंचेगा, prostate gland will give some secretion called as prostatic fluid, which is mainly nutrient based fluid.
तो अगर अभी यहां से अगर मुझे पूछो कि सर यहां से क्या निकल के जाएगा, मेल जेनिटल पोर के थ्रू क्या निकल के जाएगा, तो मेल जेनिटल पोर के थ्रू क्या निकलेगा, निकलेगा मैच्योर स्पर्म एंड स्पर्म, मैच्योर स्पर्म एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिक्स होके निकल के जाएगा। और कहां जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था मेल जेनिटल पोर अपना सिक्रेशंस कहां देता है, कहां देता है, स्पर्माथिकल पोर्स में। एकदम पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है स्पर्माथिकल पोर्स भी वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट है, ग्रूव में, याद आया कि नहीं, 5 से लेके 5-6 के ग्रूव में, 6-7 के ग्रूव में, वहां पे वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट है। एंड जो मेल जेनिटल पोर है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द 18 सेगमेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड, दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो अगर पूछो कि मेल जेनिटल पोर के थ्रू क्या निकल के जाएगा, इट इज द मैच्योर स्पर्म जो 2 वासा डिफरेंशिया के थ्रू यहाँ पहुंचता है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेटिक फ्लूइड, दोनों निकल के जाएगा। और क्यों प्रोस्टेटिक फ्लूइड मैच्योर स्पर्म के साथ जा रहा है, बिकॉज ये स्पर्म एक आर्थवोम के बॉडी के अंदर जाने के बाद वो आर्थवोम इस स्पर्म का यूज तभी करेगा जब उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा। तो फीमेल से ओवा आएगा, ये जो स्पर्म दूसरे आर्थवोम से लिया है उसको भेजा जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो फीमेल वाला पार्ट कब डेवलप होगा, वी आर नॉट श्योर, हैंस वी नीड टू कीप सम न्यूट्रिएंट अलोंग विद दिस स्पर्म फॉर इट्स लॉन्जिटिविटी, फॉर इट्स सर्वाइवल। ओके, सो आई होप मैकेनिज्म समझ में आया है। अब हम लोग जो जो पार्ट यहाँ पे डिस्कस किए उस पार्ट को थोड़ा सा नोट के अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या मिलता है, ठीक है। इसका तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो एंड ये सब चीज लिख के रख सकते हो। सो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी का कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 2 pairs of testis sac lying on 10th and 11th segment is not it। मैंने बोर्ड को आर्थवोम कंसीडर करने बोला था, तो अगर ऐसा करके हमारा आर्थवोम रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला जो सेगमेंट है ये 10th है, तो 10th में सिमिलर यहाँ पे एक टेस्टिस सेक, यहाँ पे एक टेस्टिस सेक, बीच से एलिमेंट्री कैनल रन कर रहा है, यहाँ पे एक टेस्टिस सेक, यहाँ पे एक टेस्टिस सेक। तो ये जो ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट है 10, ये है 11, तो एक टेस्टिस सेक 10 में, एक टेस्टिस सेक 11 में, हम लोगों ने ये दोनों ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इसी के बारे में बोला, अभी डिस्कशन हो रहा है कि 2 pairs of testis sac lying in the 10th and 11th segment, 10th में 2, 11th में 2, तो हुआ 2 pairs। टेस्टिस arises on the anterior wall of each testis sac, हम लोगों ने देखा एंटेरियर, ये जो टेस्टिस सेक है इसका एंटेरियर पोर्शन वो वाला होगा। तो यहाँ पे एंटेरियर पार्ट में क्या था, टेस्टिस, एंड पोस्टेरियर पार्ट में क्या था, स्पर्मिडकल फनल, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा है। 2 pairs of seminal vesicles also called as septal pouches, seminal vesicle का एक और नाम septal pouches found on 11th and 12th segment। obviously जो ये 10 में टेस्टिस सेक है, ये टेस्टिस सेक के नीचे हम लोगों ने क्या देखा था, टेस्टिस सेक के नीचे हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट है क्या, सेमिनल वेसिकल। तो ये मान लो टेस्टिस सेक है, तो थोड़ा बड़ा करने से आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये मान लो टेस्टिस सेक है, एंड जो इसका इस टेस्टिस सेक का जो सेमिनल वेसिकल होगा, वो सेमिनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट है, वो सेमिनल वेसिकल ऐसे करके प्रेजेंट है। तो बेसिकली वो सेमिनल वेसिकल इज लाइंग ऑन द 11th सेगमेंट, समझ में आ रहा है ना। तो इसका भी सेम, यहाँ पे भी टेस्टिस सेक, उसका सेमिनल वेसिकल 11th सेगमेंट, फिर 11th सेगमेंट का जो टेस्टिस सेक है उसका सेमिनल वेसिकल 12th सेगमेंट। तो यहाँ पे इसलिए बोला है 11th एंड 12th सेगमेंट। 2 pairs of spermidactyl funnels arises from testis sac, ठीक है। पोस्टेरियर पार्ट पता है हम लोग को, पोस्टेरियर पार्ट से अराइज होता है, रन्स डाउनवर्ड टू ओपन इनटू वासा डिफरेंशिया, नीचे वासा डिफरेंशिया की तरफ रन करता है, हम लोगों ने देखा। इन द 18th सेगमेंट बोथ वासा डिफरेंशिया ऑफ ईच साइड, ये यहाँ पे एक टेस्टिस सेक है 10 सेगमेंट में, 11 में एक टेस्टिस सेक है, दोनों का 2 स्पर्मिडकल फनल, 2 वासा डिफरेंशिया। सो दोनों वासा डिफरेंशिया जाके एक पॉइंट पे हम लोग देखते हैं दोनों वासा डिफरेंशिया एंड प्रोस्टेटिक डक्ट जुड़ जाता है। वो कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे दोनों जुड़ेगा, वो है 18 सेगमेंट, जहाँ पे बोथ वासा डिफरेंशिया ऑफ ईच साइड, एक एलिमेंट्री कैनल का एक साइड जॉइंस विद द प्रोस्टेटिक डक्ट टू फॉर्म कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि फुल फॉर्म मैंने पहले भी लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो वासा डिफरेंशिया भी 2 पेयर्स है, क्योंकि ये बोथ वासा डिफरेंशिया, बोथ माने 2 वासा डिफरेंशिया ऑफ ईच साइड, एक साइड, तो इस साइड का भी 2 वासा डिफरेंशिया होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड अ पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ सिंगल पेयर, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो डायग्राम अभी इससे पहले हम लोगों ने बनाया है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड एक यहाँ बनाया, एक यहाँ होगा, तो 2 है प्रोस्टेट ग्लैंड।
लेकिन लंबा है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 17 to 20 सेगमेंट, ठीक है, और एक प्रोस्टेटिक डक्ट उससे निकलता है जो 18 सेगमेंट में दो वासा डिफरेंशिया के साथ मिलके ये इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ विस्कस फ्लूइड, विस्कस तो समझ में आता होगा, स्लाइमी, व्हिच इज लुब्रिकेटिव। ये विस्कस फ्लूइड का कैरेक्टर क्या है, ये लुब्रिकेटिव है जो स्पर्म ट्रांसफर करने में मदद करेगा, प्लस न्यूट्रिटिव है जो स्पर्म स्टोरेज इनसाइड अनदर अर्थवर्म वो करने में स्पर्म को हेल्प करेगा, स्पर्म को अलाइव रखेगा, ठीक है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पॉइंट वाइज डिस्कशन इन रेफरेंस टू द डायग्राम दैट वी हैव ड्रॉन। नाउ वी विल डिस्कस सम वन मोर ग्लैंड इज देयर, एक्सेसरी ग्लैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका नोट बना। सो यहाँ पे अभी भी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही डिस्कशन को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू, एक ग्लैंड और भी है जिसके बारे में डिस्कस करना है। इस ग्लैंड का नाम है एक्सेसरी ग्लैंड। ये ग्लैंड भी 2 पेयर्स है, ठीक है ना, ये 2 पेयर्स है। एक पेयर 17 सेगमेंट में है, एक पेयर 19 सेगमेंट में है। क्या करता है ये ग्लैंड? ये ग्लैंड कुछ एडेसिव फ्लूइड टाइप रिलीज करता है जो दो वर्म को, it will help both the worms to stick to one another at the time of copulation. Okay, as we know, if this is one earthworm, is not it? So 5, 6, 7, 8, 9 ये सब सेगमेंट इधर को होगा, and we know that the male genital pore are present on 18 segment, is not it? Similarly अगर यहाँ पे मैं एक और अर्थवर्म को ऐसे करके ड्रॉ करूँ, एक और अर्थवर्म को ऐसे करके ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो उस अर्थवर्म का 18 सेगमेंट यहाँ कहीं पे होगा, एंड जो 5, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट होगा यहाँ पे होगा। तो दो अर्थवर्म, इस तरफ है इस अर्थवर्म का माउथ, है ना, इस तरफ है इस अर्थवर्म का माउथ। सो व्हेनेवर दे आर डूइंग दिस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म, सो 18 से इनमें जाएगा ना, क्योंकि 5, 6, 7, 8 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है स्पर्माथिकल पोर। 18 में प्रेजेंट है मेल जेनिटल पोर, तो यहाँ से स्पर्म को कहा होगा, क्या होगा? स्पर्माथिकल पोर में देगा। सिमिलर ये 18 इनमें देगा, है ना। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ बोथ द अर्थवर्म शुड कम लाइक दिस, ऑपोजिट टू वन अनदर। ये फेसिंग दिस वे, दिस फेसिंग दिस वे। ये जो पोज है, इस पोज को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज जक्स्टापोजिंग। ये है जक्स्टापोजिंग बुलाते हैं इस पोज, इस पोस्चर ऑफ कोपुलेशन को, ठीक है, जक्स्टापोजिंग हम लोग इसको बुलाते हैं। एंड वी नो दैट अर्थवर्म्स हैव अ सिलिंड्रिकल बॉडी, सो व्हेनेवर दे विल कम around each other like this, their body has the most of the chances to roll. Okay, so in order to keep their pores in symmetry, so that 18 का पोर के थ्रू जो स्पर्म है वो 5 and 6 के बीच का जो स्पर्माथिकल पोर है उसी में ट्रांसफर हो, in order to ensure that, is not it, there will have to have some kind of holding, some kind of grip between these two earthworm. So what they have developed some accessory gland around the male genital pore, because it is present in 17 and 19, around the male, 17 इधर होगा, 19 इधर होगा, so male genital pore is in 18, so around male genital pore these accessory glands are present, which gives some secretion which will help this 18 segment of this earthworm to form itself or to form its position around the spermatical pores of this earthworm. So I hope you understood this thing that I have discussed. Okay, so the secretion keeps the two worms close during copulation, that is while mutual exchange of sperm takes place. Okay, during copulation the sperms are poured by one earthworm via male genital pore into the spermatical pores of another, spermatical pores इधर of another earthworm दे दिया जाएगा। ये जो earthworm इससे लेगा, ये क्या करेगा? The sperms are stored in the spermatheca. Spermatheca is a sperm storing sac. Okay, so this earthworm is going to receive the sperm from this one and it will store it in the sac, and the development of female reproductive system, FR means female reproductive system, is awaited. And female reproductive system कब तक develop होगा उसका wait होगा, क्योंकि protandrous effect has hit this earthworm, where the male developed earlier, the female will develop later. Now we will discuss about the female reproductive system. So यहाँ पे अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कशन हो रहा है। यू हैव वन पेयर ऑफ ओवरी, ओके, इन टेस्टिस वी गॉट 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस
present inside the two pairs of testis sac, but here we have one pair of ovary, and that too these ovaries where do they lie? They lie in the 12th and 13th segment का जो septum है, जो partition है, जो septum है, ठीक है. So in the septum of 12th and 13th segment there lies the ovary. Okay, from the underneath of ovary rises to oviduct. ठीक है. What is the role of this oviduct? Whenever this ovary is going to release egg, this oviduct is going to catch that egg, and the egg will move like this, the egg will move like this. Both the oviduct, before entering into the 14th segment, they join to form a common oviduct. This is a common oviduct, and the common oviduct opens via a pore which is called as female genital pore. And we knew that female genital pore was present in the mid ventral position. So this is the mid ventral position of the segment. Okay, so from this female genital pore, what is going to come out? Ova, or you can also call these eggs. When this will happen, whenever this will happen, what is going to happen also? There are present 4 pairs of spermatheca. Okay, so from this spermatheca will come out what? Will come out the sperm. It will not come out here. It will. Okay, let's do it like this. It will not come out here. If I make a arrow like this, you will understand this. Okay, so let's concentrate over here. From female genital pore, the ova or eggs will come out, and where these ova and eggs are going to come out? We have studied the 14th, 15th and 16th segment are called as clitellum, and this clitellum are known to produce what? This clitellum are known to produce cocoon. Okay, so this is your cocoon, which is also called as egg basket. So when the female reproductive system will get developed and the ovulation, that means the release of eggs are going to occur in the oviduct, this process is called as ovulation. So when this ovulation is about to happen, the 14th, 15th and 16th segment, they already know that the ovulation is going to happen, and the time has come when we, being the clitellar segment, we need to produce what? The cocoon. So 14, 15 and 16 segment will start the production of cocoon. The eggs will come via oviduct, common oviduct, female genital pore, and then these eggs are going to get poured in this cocoon. When the eggs will be poured in this cocoon from the spermatheca via spermathecal pores, जिस पोर के थ्रू स्पर्म का एंट्री होता है और जाके यहाँ पे स्टोर होता है, उसी पॉइंट से स्पर्म का एग्जिट भी होगा. ठीक है, तो स्पर्म का एग्जिट भी होगा, एंड these pores, through these pores, the sperm will be directly put here. The sperms will also get poured in cocoon. So we can say that inside the cocoon, what is going to happen? Inside the cocoon, we are going to observe fertilization plus development. Okay, so this question might come that in earthworm, what type of fertilization do we see? External or internal? We see external fertilization because the fertilization takes place outside the body in the cocoon. Okay, so I hope you understood, you could able to relate to what I am saying. Okay, the mutual exchange of sperm, when it is done, then the sperm will be stored in the spermatheca and it will be stored over there. Okay, after some time these ovaries will get matured and they will release eggs. These eggs will come via oviduct, common oviduct, and it is finally going to exit through the female genital pore. When these activities are likely to occur in the female reproductive system, 14, 15 and 16 segment already knows that the female reproductive system has got active and it is going to release some eggs. So what the 14, 15 and 16 segment going to do? They are going to form a egg basket, or you can say cocoon. So whenever ovulation will take place, the eggs will be brought, female genital pore will give out those eggs into this cocoon. Simultaneously at that point of time, from the spermatheca, via spermathecal pores, the sperms will be released, which was taken from another earthworm. Okay, that will be released same into this cocoon. Hence cross fertilization will occur inside this cocoon. The fertilization is external, outside the body, happening inside the cocoon, as well as the development of these fertilized eggs into an individual worm will also take place inside the cocoon. So that is the explanation. Now I will give you some notes. You can write this down. So यहाँ पे थोड़ा information दे दिया है.
Ovaries are a pair of white minute masses attached to the septum of 12th and 13th का बीच का जो segment है उधर inter segment of 12th and 13th डायग्राम में भी दिखाया है. Oviducts are two short tubes each lying immediately behind the ovaries. Ovaries के नीचे वो भी हम लोगों ने डायग्राम में देखा है. Serve the purpose of egg collection. ठीक है, जब ovulation होगा, when ovulation means when the ovaries releases the egg. ठीक है, that is called ovulation. So when ovulation will occur, fallopian tube or oviduct are known for collection of egg and moving this egg from the within of the oviduct to common oviduct finally exit through female genital pore. 4 pairs of spermatheca वो भी लिखा था are found each pair on 6, 7, 8 and 9 segment respectively. क्यों? क्योंकि हमको पता है 5 and 6 सेगमेंट जो है उसका वेंट्रोलैटरल साइड में प्रेजेंट है क्या? स्पर्माथिकल पोर्स. ठीक है, तो ये जो स्पर्माथिकल पोर है, दिस स्पर्माथिकल पोर विल बी कनेक्टेड टू दिस स्पर्माथिका sperm storing sac and this one will be connected with another spermatheca. Okay, similarly ये 5 और 6 के बीच का डिस्कशन हुआ. Similarly if this is 7 तो यहाँ पे एक है ना. तो देखो 6, ये जो 6 सेगमेंट है, ये जो 6 सेगमेंट है, इस 6 सेगमेंट में कितना पेयर आया? 1 पेयर. फिर 7 जो है, 7 का ये जो स्पर्माथिकल पोर है, ये स्पर्माथिकल पोर का कनेक्शन एक इस तरीके का स्पर्माथिका. फिर 8 लाइक दैट. आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है. ओके, आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ एग एंड स्पर्म इन कुकून, जो हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा, इट टेक्स 3 weeks okay for the development of this fertilized egg. Okay, this egg it will get it mixed with the sperm and it will get fertilized egg which will form zygote. That zygote will do development and baby earthworms will be formed. So 3 weeks are taken inside the cocoon for the formation of baby earthworms. Cocoon gives rise to 2 to 20 baby earthworms in an average of 4. Okay, and direct development occurs in them, that is no larval forms are seen. The baby earthworm will look exactly like the adult earthworm but smaller in size. तो यहाँ पे earthworm खत्म होता है. Next video से we will start cockroach, which is इससे भी important and a whole lot of mechanisms in cockroach. यहाँ पे जो भी mechanisms हम लोगों ने discuss किया है और whatever systems that we have talked here in this video or in earthworm section, like digestive system we had some mechanism, circulatory we discussed it earlier but there is also a mechanism, respiratory mechanism is there, reproductive obviously we have seen in reproductory mechanisms are there, excretory are there. So whatever you have discussed or whatever we have discussed here in the earthworm section, you can imagine like the complexity of the mechanisms will increase by 2 to 3 times in cockroach, okay, from earthworm. So study it properly. See you in the next video where we will start with cockroach. Bye bye.